हेलो दोस्तों, हार्ट की बीमारियों से संबंधित अक्सर काफ़ी पेशेंट्स खून पतला करने की दवाइयों पर रहते हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने के बारे में क्या क्या विशेष सावधानियों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, आज इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पर रहते हैं, पर इससे संबंधित फूड पर क्या प्रिकॉशंस या रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज उन सारे मिथ्स को या कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि खाने पीने का और ब्लड थिनिंग मेडिसिन का क्या संबंध होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े। ये टॉपिक उन सभी कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होगा जो खून पतला करने की दवाओं पर है या उनके परिवार में कोई इस दवा पर है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी आपका खाने का पैटर्न है उसमें कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो खून को या तो पतला या गाढ़ा करते हैं। यदि आप बार बार अपने डाइटरी पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज करते हैं, हर महीना दर महीना आपकी डाइटरी हैबिट्स अगर चेंज होते हैं, तो खून पतला करने की दवाइयों का इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है जो एंटीकोएगुलेंट्स या विटामिन के एंटागोनिस्ट जो हार्ट के वाल्व की बीमारियों से संबंधित पेशेंट्स को दिया जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट्स को दिया जाता है, या जिनको हार्ट वगैरह में कोई क्लॉट्स हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, इस तरह के पेशेंट्स को दिया जाता है। ये मेडिसिन पर अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने खाने को बार बार चेंज कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा है, तो उसके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके डॉक्टर को उसके डोजेज मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे व्यक्तियों को हम अक्सर ये कहते हैं कि या तो आप हरी साग सब्जी पूरा छोड़ दीजिए। यदि आप पूरा नहीं भी छोड़ते हैं, उसमें अगर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का आपको डर है, तो एटलीस्ट उसको फिक्स्ड रखिए कि महीने में 4 बार या 5 बार फिक्स्ड बार उसको कहिए। मान लीजिए पत्ता गोभी है या हरी साग सब्जी है या पालक मेथी वगैरह है, ये सारी चीज़ों में विटामिन के होता है। तो ये सारी चीज़ों को महीने में 3, 4, 5 बार ही फिक्स्ड टाइम में बनाइए। अगर 5 बार बना रहे तो 5 ही बार बनाइए, हर महीने 5 बार बनाइए और सीमित मात्रा में ही खाइए। जिस बार आप इनको ज़्यादा खाएंगे वहाँ खून आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जब आप इनको कम खाओगे तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो एंटी प्लेटलेट यानी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्लोर या प्रासुगेल इस तरह की मेडिसिन पर हैं। उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये दवाइयों का काम करने का तरीका अलग होता है। ये भी खून को पतला करती है, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति विटामिन के एंटागोनिस्ट जैसे वारफरिन, जैसे कोअमरिन, जैसे एसिट्रॉन, अगर इन दवाइयों पर है, तो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनको विटामिन के वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। अगर खा रहे हैं तो कंट्रोल वे में महीने में जितने बार खा रहे हैं उतने बार खाना है। ये विटामिन के ज़्यादातर हरी साग सब्जी जैसे पालक, केल, कोलार्ड ग्रीन्स, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज यानी पत्ता गोभी, एस्पैरेगस यानी चौलाई, और कुछ ऑयल्स जैसे सोयाबीन और कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल में होता है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अगर सिर्फ हरी साग पर आप ध्यान रखोगे और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओगे तो ये गलत होगा। कौन कौन सी चीज़ों पर विटामिन के होता है, इस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इस वीडियो के एंड पर आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, इसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी ये है कि ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जूस को ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। ये आपके ब्लड थिनिंग मेडिसिन खासकर अपिक्साबैन और रिवारोक्साबैन के साथ इफेक्ट कर सकता है, जिनकी वजह से ये दवाई का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका खून ज़्यादा पतला हो सकता है, इनका इफेक्ट पोटेंशिएट हो सकता है और बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपिक्साबैन या रिवारोक्साबैन मेडिसिन पर है तो वो ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जूस ना ले। ये अगेन ये इंस्ट्रक्शन उन लोग के लिए नहीं है जो एंटी कोएगुलेंट्स के अलावा बाकी सब खून पतला करने की दवाइयों पर है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति ये दवाई ले रहा है, खासकर उनको वाल्व वगैरह का प्रॉब्लम है या एट्रियल फिब्रिलेशन या क्लॉट्स का प्रॉब्लम है, एम्बोलिज्म का प्रॉब्लम है, डीवीटी का प्रॉब्लम है, तो उनको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अल्कोहल को अवॉइड करिए। यदि आप अल्कोहल या ब्लड थिनर्स का कॉम्बिनेशन बॉडी में रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स ही होगी, क्योंकि अल्कोहल का डेफिनेटली इंटरेक्शन होता है ब्लड थिनिंग मेडिकेशन के साथ, जिसकी वजह से हेल्थ बिगड़ने का अंदेशा रहता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग होने का चांस हो सकता है और आपकी ब्लड की थिनिंग प्रॉपर्टीज सडनली वेरी कर सकती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आप ब्लड थिनर्स पर है तो उसको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। इसका एक और इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो कई बार आप मेंटली नम हो जाते हो, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। चोट लगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें जान भी जा सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को पूरे टाइम होश में रहना और पूरे टाइम उसका बैलेंस वगैरह सही रहे,
उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्कोहल ना ले, उसको पूरी तरह से अवॉइड ही करे तो अच्छा है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए फिशेस जैसे सैल्मन, ट्राउट, मैकरल, ट्यूना फिश है, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स है और वॉलनट्स है, ये सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और ये सारी चीज़ें खून को पतला करती हैं। यदि आप ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पर हो तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान से लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड थिन होने से थोड़ा ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। तो एक बार इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ये चीज़ें वैसे तो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन खून को ज़्यादा पतला कर दे तो कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। अगला टिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कई बार जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे होते हैं, वो जिंजर यानी अदरक, लहसुन यानी गार्लिक, गिंगो बाइलोबा और विटामिन ई के हाई डोज जो है, ये अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे खून ज़्यादा पतला हो सकता है और इनको लेने से कई बार आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जिंजर, गार्लिक, गिंगो बाइलोबा और विटामिन ई, ये 4 चीज़ों को अधिक मात्रा में लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थोड़ी मात्रा में यदि आप ले रहे हो अपने खाने के साथ या चाय में थोड़ी सी आप अदरक डाल रहे हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, खासकर इस इंटेंशन के साथ ले रहे हो कि उससे खून ज़्यादा पतला हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, क्योंकि खून आपका ऑलरेडी दवाओं की वजह से पतला है और आप एक्स्ट्रा दवाई ले रहे हो, वो भी ज़्यादा डोज में ले रहे हो, नेचुरल ब्लड थिनर्स ले रहे हो, तो आपको ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, जिसमें आपको जान का खतरा हो सकता है। अगला जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। यदि आप चाय कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कैफीन भी आपके ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी को भी अवॉइड करिए। ये आपके खून में क्लॉटिंग टेंडेंसीज को बढ़ा सकता है। यदि आप ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चाय कॉफ़ी ले रहे हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कैफीन के चॉकलेट्स या कैफीन के और चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये आपके खून पतला करने की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई सरदर्द की मेडिसिन में भी कैफीन आता है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खून को गाढ़ा कर सकता है, जिससे आपके ब्लड थिनिंग मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगला टिप थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें यदि आप NSAIDs या पेन किलर्स वगैरह अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि किसी भी बीमारी के लिए आपको पेन किलर्स वगैरह चल रहे हैं तो ये भी आपकी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पर ज़रूर फोकस करिए। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के साथ आपके ब्लड थिनिंग मेडिकेशन का इंट्रैक्शन हो सकता है, इसीलिए अगर किसी स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट को आप ले रहे हो जिससे आपकी दवाइयों का स्पेसिफिक कोई इंट्रैक्शन है यानी रिएक्शन होने की संभावना है, तो वो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर पूछ लीजिए। कई बार इसमें कन्फ्यूजन होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यदि किसी मेडिसिन का किसी खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्शन या इंट्रैक्शन होने का चांस है तो अपने डॉक्टर से पहले से सलाह लीजिए। हर दवाइयों का अलग चीज़ों से इंट्रैक्शन हो सकता है। ग्रेप फ्रूट के इंट्रैक्शन पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेते हो तो ये भी वैसे तो नॉर्मली बहुत हेल्दी माना जाता है, फलों सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में लेने में अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको लेते हो तो खून पतला करने की दवाइयों के एब्जॉर्प्शन में इंटरफियर कर सकता है, जिसकी वजह से आपके खून पतला करने की दवा ब्लड में ना पहुंच पाए, ऐसा हो सकता है, और ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी कई बार बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए बहुत अत्यधिक मात्रा में फाइबर वाली चीज़ें और खासकर मेडिसिन के साथ आप इस तरह का खाना जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो लेने से पहले एक बार थोड़ा ध्यान रखिए और उनको सेपरेट आउट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का उनमें गैप हो तो अच्छा है, नहीं तो ये चीज़ें आपकी खून पतला करने की दवाओं के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती है, जिससे आप टैबलेट तो लेते रहोगे लेकिन वो बॉडी के अंदर पहुंचेगा नहीं, ब्लड के अंदर पहुंचेगा नहीं और आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रखिए। यदि आप पानी को सही मात्रा में लेते हो तो खून में बहुत ज़्यादा पतलापन या गाढ़ेपन में फ्लक्चुएशंस नहीं होते। जिन लोगों को शरीर में पानी की कमी होती है उसमें काफ़ी चांसेस है कि खून कभी गाढ़ा कभी पतला ऐसा वेरी कर सकता है, और यदि उनके खून के पतलापन में वेरिएशंस आएंगे तो दवाइयों की डोजेस को मैनेज करना मुश्किल होगा। कभी खून गाढ़ा होगा तो क्लॉटिंग होगी, खून पतला होगा तो ब्लीडिंग होगी, और ये आपस में प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। तो पानी को सही मात्रा में लेते रहिए, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी डेली लेना ज़रूरी है, बशर्ते आपको कोई हार्ट फेलियर या वाटर रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो वैसे केस में आप उतना ज़्यादा पानी नहीं ले सकते, पर वैसे लोग भी एक कंसिस्टेंट मात्रा में पानी लेते रहें तो अच्छा है। तो आज के टॉपिक का टेक होम मैसेज ये है कि डाइट और ब्लड थिनिंग मेडिसिन में एक सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन होता है। ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि कोई नेचुरल ब्लड थिनर्स ले रहे हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हो या डाइटरी फाइबर वाली चीज़ें ले रहे हो तो वो आपके खून पतला करने की प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं। जो सब्जियों में विटामिन के होता है, जैसे हरी साग सब्जी है, वो सारी चीज़ें जो है अगर कोई विटामिन के एंटागोनिस्ट यानी वारफरिन, एसिट्रोम, कोमरिन पर है तो उनके डोजेस को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बाकी एंटी प्लेटलेट्स और ब्लड थिनर्स को अफेक्ट नहीं करता। आपको कौन से टाइप की ब्लड थिनर चल रही है और वो क्या चीज़ से इंटरेक्ट कर सकती है, इसका विशेष ध्यान दीजिए।
नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। चाय कॉफ़ी जिसमें कैफीन ज़्यादा होता है, अल्कोहल और कई हर्बल टीज़ आपके ब्लड थिनिंग मेडिसिन के साथ इफेक्ट कर सकती है, रिएक्शन कर सकती है, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए और इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। पानी को ज़्यादा मात्रा में लीजिए, इससे आपका बॉडी का ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ का बहुत फ्लक्चुएशन या वेरिएशंस नहीं होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़े और मिस इन्फॉर्मेशन का वो शिकार ना हो जाए। ब्लड थिनिंग मेडिसिन वाले पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, वो ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।